बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सदारती उम्मीदवार हैं महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। अब क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है, अचकज़ई साहब के सदारती इलेक्शन लड़ने के रास्ते में क्या रुकावट खड़ी हुई है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी ही खरी खरी सुनाई हैं। तो आज बिलावल ज़रदारी साहब क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तपे हुए थे, उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुखातब करके, और दौरान खिताब जब जमशेद दस्ती ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे बिलावल ज़रदारी ने ऐसा क्या जवाब दिया कि जमशेद दस्ती साहब जो है वो लाजवाब हो गए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े अहम मामले पर जो है वो मशरूत तौर पे रज़ामंद दिखाई देती है। तो किस इशू पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रज़ामंद है और इंतखाबी धांधली और उसके साथ साथ अमरीकी साइफ़र के मामले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का क्या मामला है, इस पर बड़ी बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ। हमारे इस व्लॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन, कुछ अदालती महाज पर मुख्तसर से अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल शेयर करके फिर हमारी जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, सादिक संजरानी साहब आप जानते हैं कि चेयरमैन सेनेट हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट होने के साथ साथ हालिया जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ है उसमें सादिक संजरानी साहब जो हैं वो मेंबर बलोचिस्तान असम्बली में मुंतखब हुए हैं। तो 2 ओहदे रखते हैं। तो इस 2 ओहदों के मामले पर आज लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हुई जो कि शहरी मशकूर हुसैन ने दायर की अपने वकील नदीम सरवर की वसातत से, जिसमें यह कहा गया कि कानून के तहत सादिक संजरानी साहब या तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा रख सकते हैं या फिर वो मेंबर बलोचिस्तान असम्बली रह सकते हैं, दोनों ओहदे नहीं रख सकते। तो इस पटिशन में लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई इस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हटाया जाए। वैसे नाज़रीन, इस पटिशन का फैसला तो अब लाहौर हाई कोर्ट करेगी कि काबिल समात है, काबिल समात नहीं है। लेकिन ये पटिशन अगर दायर ना भी होती तो चंद रोज़ में वैसे ही इस चीज़ का फैसला हो जाना है कि सादिक संजरानी साहब जो कि 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब हुए थे 2018 में, और 2024 का सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है 14 मार्च को, तो वैसे ही उनकी सेनेटरशिप की मियाद मुकम्मल हो चुकी है। तो वैसे ही 14 मार्च को वो चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हट जाएंगे, चाहे कोर्ट ऑर्डर आए, जुडिशल ऑर्डर आए ना आए, तो वैसे ही उनके ओहदे की मियाद जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला सादिर फरमाती है। लेकिन एक और मामले का आज लाहौर हाई कोर्ट ने ज़रूर फ़ैसला सादिर फरमा दिया है। जो औरत मार्च होने जा रहा है, 8 मार्च की गालिबन तारीख़ है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इस औरत मार्च के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई जिस पर शहरी आज़म भट्ट ने पटिशन दायर की थी, जिस पर आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समात करने के बाद औरत मार्च के खिलाफ दायर की गई इस पटिशन को नाकाबिल समात करार देते हुए नाज़रीन खारिज कर दिया। तो ये हाई कोर्ट ने इस पटिशन के ऊपर अपना फैसला सादिर फरमा दिया है। अब आ जाते हैं जो सदारती इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नाज़रीन, जो शेड्यूल जारी हुआ था उस शेड्यूल के मुताबिक आज 4 मार्च को जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी है। तो आज तमाम नॉमिनेशन पेपर जो फाइल हुए हैं सदारती इलेक्शन लड़ने के हवाले से उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो नॉमिनेशन पेपर थे उन पर नाज़रीन किसी सियासी जमात ने, चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे कोई और सियासी जमात है, किसी ने भी, चाहे किसी वोटर ने भी जिन्होंने सदर साहब को वोट डालना है, किसी की तरफ से भी जो है वो ज़रदारी साहब के नॉमिनेशन पेपर पे कागजात नामजदगी पे किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया गया। तो फ़ारूक एच नाइक साहब आज स्क्रूटनी के जांच पड़ताल के अमल में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे, जिसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट करके उनको सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब के नॉमिनेशन पेपर भी चैलेंज हुए हैं, जिसमें जो 3 आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक आज़ाद कैंडिडेट्स असगर अली मुबारक साहब जो कि एक ज़ईफ़ शहरी हैं, और 2018 में भी जब आरिफ अलवी साहब ने सदारती इलेक्शन लड़ा था तो उनके नॉमिनेशन पेपर को भी मुबारक अली असगर साहब ने चैलेंज किया था, असगर अली मुबारक साहब ने चैलेंज किया था, और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी असगर अली मुबारक साहब की पटिशन जो कि आरिफ अलवी साहब के खिलाफ थी, उनके नॉमिनेशन पेपर के खिलाफ थी, उसको खारिज कर दिया था। अब यही असगर अली मुबारक साहब दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।
अभी इनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी का फैसला भी होना है, लेकिन इन्होंने महमूद खान अचकज़ई के नॉमिनेशन पेपर पर भी एतराज़ उठा दिया है। एतराज़ क्या उठाया है अभी तक ये रिपोर्ट नहीं हो सका, अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए गए महमूद खान अचकज़ई के नॉमिनेशन पेपर पर, वो सुनने के बाद इस मामले पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। अब अगर ये फैसला जैसे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, इसी तरह नौयत का कोई फैसला आ जाता कि महमूद खान अचकज़ई के नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, तो ग़ालिबन कोई ख़तरे की अलामत ना होती, कोई ख़तरा या ख़दशा ना होता महमूद खान अचकज़ई साहब के सदारती इलेक्शन लड़ने के रास्ते में। क्योंकि अब ये फैसला महफूज हुआ है तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि इन एतराज़ात पे पर इलेक्शन कमीशन क्या और किस किस्म का फ़ैसला सादिर फरमाता है। वैसे नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से एक और भी खबर है कि उनके घर पर रेड हुआ है और उनके घर पे रेड के बाद एक उनका जो गार्ड है उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि कोई रेड नहीं किया गया महमूद खान अचकज़ई के घर, बल्कि उनके घर के सामने एक प्लॉट है, वहाँ पे कानूनी कार्रवाई की गई है और वहाँ पर क्योंकि कब्ज़ा किया हुआ था, उस कब्ज़े को वागज़ार करवाने के सिलसिले में जो शहरी है, जो हम नेबर हैं इनके महमूद खान अचकज़ई, उनके कहने के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। लेकिन आज जो डिप्टी कमिश्नर हैं साद बिन असद, उनका मौक़िफ़ ये है कि सरकारी प्लॉट पर महमूद खान अचकज़ई ने 2.5 मरले का कनाल का प्लॉट है जहाँ पे महमूद खान अचकज़ई ने कब्ज़ा कर रखा है, तो वो वागज़ार कराने के लिए कार्रवाई की गई। तो उस कार्रवाई में जो मुदाखलत की गई कार्य सरकार में, तो इस सिलसिले में कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर एक शख्स की जो है वो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन बहरहाल आज कौमी असम्बली का जो इजलास जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं जारी है, उसमें इस इक़दाम की महमूद खान अचकज़ई के घर पर रेड और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी गिरफ्तारी की जो है वो मज़म्मत की गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारी नेक्स्ट जो टॉप स्टोरी है वो ये है नाज़रीन, कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद, वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन जीतने के बाद जो तकरीर की, जिसमें मिसाक मईशत की ऑफ़र की गई, जिसमें मिसाक मफ़ाहमत की पेशकश की गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो पेशकश है इसे मशरू तौर पर वेलकम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर सच्चे दिल के से और सदके दिल से शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की है मिसाक मफ़ाहमत की और वो मफ़ाहमत करना चाहते हैं तो हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन इसमें जो रिकन्सिलेशन की बात की गई है कि मिसाक मफ़ाहमत किया जाए या वो क्या होता है अकॉर्ड किया जाए मफ़ाहमत के मामले पे, तो इसमें इंतखाबी धांधली के जो इल्ज़ामात लगे हैं वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो ये अगर बात इन्होंने शामिल करवानी है, वैसे तो ये ऑफ़र खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी कि आए हमारे साथ बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से हम बैठ के बात करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं कि आइंदा कोई भी इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर उंगली या सवाल ना उठा सके। तो ये ऑफ़र तो ऑलरेडी हुकूमत ने कर रखी है, लेकिन इसको जिस तरीके से वेलकम किया है अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो इसके लिए फिर रास्ता ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इंतखाबी धांधली की तहकीकात हों, कोई जुडिशल कमीशन बने, कोई पार्लिमानी कमेटी बने, तो इस हवाले से फिर आपको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना होंगे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठना होगा। क्योंकि नाज़रीन अगर जंगें भी छिड़ जाएँ तो जंगों के फैसले भी मुज़ाकरात के टेबल पर अगर हो सकते हैं, तो इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो बैठें फिर हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें और जुडिशल कमीशन बनवा लें, चाहे पार्लिमानी बना लें, चाहे आप जजेस पर मुश्तमिल जो है वो जुडिशल कमीशन बना लें। लेकिन उसके लिए आपको हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा। ये कहते रहना कि हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, नून लीग के साथ बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे, तो फिर इंतखाबी धांधली के हवाले से जो आपके इल्ज़ामात हैं उस पर फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। वैसे इसी मामले को आज ज़्यादा बेहतर अंदाज में कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एड्रेस किया है। आज नाज़रीन कौमी असम्बली के इजलास में जब बात करने के लिए खड़े हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल उबली तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से जो है वो शोर शराबा किया गया, नारे लगाए गए बिलावल ज़रदारी के ख़िलाफ़, आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़। तो बहुत ज़्यादा हंगामा रही, शोर शराबा किया गया और मतलब हाथापाई तक जो है वो नौबत आ गई। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आप बातें नहीं सुनना चाहते, आप जज्बाती लोग हैं, बात तो सुनने के बाद यहाँ पे क्या हो रही है। बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि जमहूरियत को उस वक्त तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तमाम सियासी जमातें आपस में बैठ ना जाएँ। बिलावल ज़रदारी साहब ने भी आज यही ऑफ़र की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खरी खरी भी सुनाई है और साथ में ये ऑफ़र भी की है कि आएँ बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म भी करते हैं और इसके साथ साथ जो अपना जुडिशल रिफॉर्म है, क्योंकि लोगों को इंसाफ भी चाहिए, इंसाफ के लिए भी लोगों को सालों वो जो है वो दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। तो हम बैठ के इसके ऊपर जो है मुज़ाकरात करते हैं, जुडिशल रिफॉर्म पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे कोई सिस्टम बनाते हैं ताकि कोई धांधली का इल्ज़ाम ना लगाए। और जब हम बैठ के बात करेंगे, कोई सिस्टम हम बना लेंगे, मसले का हल निकाल लेंगे, तो कोई जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और फिर एक जो बड़ी बात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, वो नाज़ी ये थी कि बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि आएँ
हम इंतखाबी धांधली के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बना देते हैं। बताएं, आप एग्री करें, लेकिन फिर यह है कि जुडिशल कमीशन की जो रिकमेंडेशन होगी, जो फाइंडिंग होगी, आपको फिर एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में बिलावल ज़रदारी ने यह भी कहा कि 9 मई के जो वाक़े को जवाज़ बना के, 9 मई के वाक़े की आड़ में जो आपने शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया, उनकी बेहुरमती की, वो किसी तरीके से भी काबिल माफ़ी नहीं है। तो ऑफ़र कर दी है कि जुडिशल कमीशन बना देते हैं। और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे वो गए, शहबाज शरीफ साहब के साथ मुसाफा किया और दोनों उठ के चले गए। अब बाउल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है कि जुडिशल कमीशन लेना है इंतखाबी धांधली पे या नहीं लेना। चीफ जस्टिस काजी फैसल के सरबराही में। लेकिन असद कैसर साहब ने जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिताब के बाद बात की तो उन्होंने कहा कि हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशल कमीशन इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात करे, और साथ में कहा कि साइफर के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अब देखते हैं कि जो कमीशन बनाने की बात हो रही है इसके ऊपर तो फिर बात हो सकती है, बात हो भी सकती है, बात होनी भी चाहिए, लेकिन फिर पीटीआई को भी थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेके आके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना होगा। जो एक जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर हुकूमत ने दिया है, शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने दिया है, बिलावल ज़रदारी ने दिया, तो उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आना चाहिए। वैसे नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक और बात भी बिलावल ज़रदारी साहब की करना चाहूँगा। मैंने ये नोट किया है और मेरी बात के साथ आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि जैसे इमरान खान साहब जब, अब तो आजकल तो डयाला जेल में है, लेकिन जेल में नहीं हुआ करते थे, तो वो जब भी खिताब करते हैं तो उनके तकरीर का जो अंदाज़ है, जिस तरीके से वो खिताब करते हैं, हर बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है स्पीच करने का, तकरीर करने का, लेकिन उसमें जो चीज़ देखने की होती है वो ये होती है कि आप जब खिताब कर रहे होते हैं तो लोगों को क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या लोग आपके साथ उस किताब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। तो एक खासियत तो इमरान खान साहब की भी है, मरीम नवाज़ साहब की है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में भी खासियत मौजूद है कि जब वो तकरीर कर रहे होते हैं, जब वो खिताब कर रहे होते हैं, तो जो उनका अपना एक अंदाज़ है, जो उनका अपना नेचुरल अंदाज़ है, तो लोग उनको सुनते हैं। और अभी पिछले दिनों उन्होंने जियो न्यूज़ पे एक पॉडकास्ट किया था, उसका बड़ा अच्छा खासा रिस्पांस आया था, जिससे ये बात डिपिक्ट होती है कि लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सुनना चाहते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनको सुनते हैं लोग। तो आज भी जब फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये सारी बातें की तो तहरीक इंसाफ के लोग जो पहले अपना एहतजाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे, हंगामा आराई कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, जब ये सारी कमीशन की बातें की, इस्लाहात की, रिफॉर्म्स की बातें की, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अब्लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो भी डेस्क बजाना शुरू हो गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बातों पे। जो जब आप सराह रहे हैं, उनकी बातों को वेलकम कर रहे हैं, तो फिर बैठे मुज़ाकरात की टेबल पे और इन मसलों को हल करें, इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें, कमीशन बनाएं, उसकी फाइंडिंग आए, ताकि मुल्क आगे चले, क्योंकि मुल्क को आगे लेके जाना है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। MQM और नून लीग के माबैन जो मुज़ाकरात हुए थे, पहले तो ये खबरें चल रही थी कि गालिबन MQM को एक वजारत मिलेगी, लेकिन जो मुआहदा तय पाया है उसके बाद नाज़रीन अब MQM को 2 वजारतें मुस्लिम नवाज़ ने देने का फैसला किया है, जिसमें एक IT की वजारत मिलेगी और दूसरी पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत जो है वो अपना MQM को जो है मुस्लिम नवाज़ की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर परवेज़ इलाही साहब जो कि हिरासत में हैं, कैद में हैं, उनको 3 दहशत गर्दी के मुकदमात में जो कि टेक्सला के सर्कल में 9 मई के वाक़यात के बाद 9 मई, 10 मई और 11 मई को दर्ज किए गए थे, इन 3 दहशत गर्दी के मुकदमात में परवेज़ इलाही साहब को मुलज़म के तौर पे जो है वो शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहबा ने पंजाब में पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है। आज इस हवाले से जो साइट का इंतखाब किया गया है, उस साइट का मरीम नवाज़ साहबा ने विज़िट भी किया है। और साथ में नाज़रीन ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ये कैंसर हॉस्पिटल तो बनेगा सरकारी, जिसमें लोगों को मुफ्त इलाज मालजे की सहूलत दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो तीमारदार आएंगे, पहले तो ये देखना होगा कि मनसूबा कितने साल में मुकम्मल होता है, लेकिन जब ये मुकम्मल होगा तो ये भी कहा गया है कि इसके साथ साथ, मनसूबे के साथ साथ जो तीमारदार आएंगे उनके लिए इस हॉस्पिटल के साथ होटल्स भी बनाए जाएंगे, होटल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम मुकदमात के हवाले से डिटेल्स हैं। एक तो जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का फैसला सुनाया गया, तौहीन अदालत का मुर्तकब उनको करार दिया गया, उसमें जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, आज हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी, लेकिन तमाम जो केसेस जो डिवीजन बेंच के सामने लगे हुए थे उनकी काज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, ऑडियो लीक के हवाले से जो साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के बेटे नजम साकिब साहब को जो पार्लिमान की कायमा कमेटी ने नोटिस करके तलब किया था, और वो तलबी का समन नजम साकिब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और फिर इसके बाद बुशरा बीबी साहबा की लतीफ़ खोसा साहब के साथ एक ऑडियो मंजर आम पे आई थी, न्यूज़ चैनल पे चलाई गई थी, वो मामला भी बुशरा बीबी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो आज जैसे बाबर सत्तार साहब ने
ऑडियो लीक के हवाले से इस केस की समाअत की है। पीटीआई की तरफ से एडवोकेट इरफान कादिर साहब पेश हुए हैं, जिसमें इरफान कादिर साहब ने कहा कि जो नजम साकिब की दरख्वास्त है, क्योंकि कायमा कमेटी ने तलब किया था, कायमा कमेटी ने इस मामले के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया था, वो कायमा कमेटी ख़त्म हो चुकी है, नया इलेक्शन हुआ है, नई कायमा कमेटियाँ बनेंगी, तो ये दरख्वास्त तो गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन जो बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त थी, उस पर इरफान कादिर साहब ने यह कहा कि बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त में पीटीआई को फ़रीकी नहीं बनाया गया, तो हम उस मुकदमे में रिस्पोंडेंट के तौर पर शामिल नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा इरफान कादिर साहब ने कि पीटीआई के पास लीगल इंटरसेप्शन का अख्तियार मौजूद है, लेकिन ताहाल ये अख्तियार किसी को नहीं दिया गया लीगल इंटरसेप्शन का, यानी फ़ोन के इंटरसेप्शन का। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि पहले तो पीटीआई का मौक़िफ़ कुछ और था कि हमारे पास कोई अख्तियार नहीं, अब आप एडमिट कर रहे हैं कि पीटीआई के पास लीगल इंटरसेप्शन का अख्तियार मौजूद है। तो इरफान कादिर साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन अभी तक पीटीआई ने किसी को लीगल इंटरसेप्शन की इजाज़त नहीं दे रखी। लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि ऑडियो लीक्स हो जाती हैं और वो सारा दिन टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल पे चलती रहती हैं, तो इससे हमारी जो प्राइवेसी है उसको ख़तरा लाहक हुआ है। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि हम भी तो यही चाहते हैं कि ये जो लोगों की प्राइवेसी, इसको कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, यही इसी बात के ऊपर तो हम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अदालत ने 14 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए पीटीए से, जो डीजी पीटीए हैं, उनसे जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के समाअत में डीजी आईबी भी पेश हुए। उनकी तरफ से कोर्ट को ये ऑफ़र की गई कि हम चूँकि रियासत के दुश्मनों पे इदारा आईबी जो है वो नज़र रखता है, तो कोर्ट अगर इजाज़त दे तो हम चैम्बर में जज साहब को जो इस मामले के हवाले से कैसे काम होता है, क्या मैंडेट है, क्या अख्तियार है, तो अदालत को ब्रीफ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, वो भी बाबर सत्तार साहब की अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से अदालत से ये कहा गया कि ये जो ऑडियो लीक का सामने आना है, ये प्राइवेसी का जो राइट है उसके ख़िलाफ़ है। तो जो चैनल ऐसी ऑडियो को चलाते हैं, उनसे भी जो है वो पूछगिछ होनी चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आप ऐसी ऑडियो को क्यों जो है वो चलाते हैं। तो ये नाज़रीन 14 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए पीटीए से जवाब तलब कर लिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।